मॉर्निंग क्लास मैंने आपको बताया है कि शब्द किसे कहते हैं। उसके बाद हम वाक्य की रचना करते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। उसके बाद हम जिन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं और वाक्य में जब उनमें व्याकरण के नियम लग जाते हैं, उनमें लिंग वचन ये सारी चीज़ों के आधार पर जब परिवर्तन आ जाता है तब वह पद बन जाते हैं। तो ये मैंने पहले भी आपको समझाया है, फिर से आप ये जान लीजिए कि पद किसे कहते हैं। पद अर्थात वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, किंतु जब वही शब्द विभक्तियों के साथ वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द न रहकर पद बन जाता है। जैसे शब्द के उदाहरण है राम, पुस्तक और बच्चे, और पद का उदाहरण है राम पढ़ता है। वो एक वाक्य में अब जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, एक तो ये कर्ता कहलाएगा व्याकरण की दृष्टि से, दूसरा राम संज्ञा शब्द कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें बहुत सारे व्याकरण के नियम जब लागू हो जाते हैं तो ये फिर खाली शब्द न रहकर पद बन जाता है। वैसे ही दूसरा उदाहरण दिया है, उसने नई पुस्तक खरीदी। तो उसने नई पुस्तक खरीदी, इसमें पुस्तक शब्द को हमने ऐड किया है। तो पुस्तक भी देखो किस तरह से यहाँ पर इस वाक्य में बंध गई है, जुड़ गई है। तो यहाँ पर क्या है, कर्म कारक के रूप में ये पुस्तक प्रयोग में लाई जा रही है और संज्ञा शब्द है। ऐसे ही यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे शब्द भी एक संज्ञा शब्द है और बच्चे कर्ता का, यहाँ पर कर्ता के श्रेणी में हम बच्चे को रखेंगे। तो ये कहलाता है पद, जिसे हम वाक्य में जोड़ देते हैं और उस पर व्याकरण के नियम लागू कर देते हैं तो वह फिर पद बन जाता है। तो इसीलिए इन्हीं पदों का हम परिचय यहाँ पर आपको बताएंगे। तो कैसे बताएंगे, जैसे कि हम जब कहीं जाते हैं तो हमारा परिचय पूछा जाता है ना, हमारा नाम क्या है, हमारे पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, हमारे ज़िले का नाम क्या है, हम किस गांव से हैं, ये सारा परिचय हमारा दिया जाता है। तो वही परिचय हम यहाँ पर किसी भी पद का करेंगे। तो जैसे हमने अगर राम पढ़ता है शब्द यहीं पर ले लिया, ये वाक्य ले लिया, तो इसमें अगर हमने राम का पद परिचय देना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राम शब्द क्या है। तो ये क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा होने के बाद ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ये भी हम देंगे। ये एक वचन है या बहुवचन, ये भी हम देंगे। और यह राम शब्द में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है ये भी हम बताएंगे। तो हम सारी चीज़ें, इसकी जानकारी, इस पद का परिचय देंगे। जैसे कि देखिए आगे हम आप देखेंगे, पद परिचय से तात्पर्य है पदों का विश्लेषण। वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। अन्य शब्दों के साथ किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अथवा विस्मयादि बोधक आदि शब्दों का जिस रूप में प्रयोग हुआ है उन्हें स्पष्ट करना ही पद परिचय कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें वाक्य में होती हैं, कहीं पर संज्ञा होती है, कहीं पर सर्वनाम, कहीं पर विशेषण, कहीं पर क्रिया विशेषण, कहीं पर संबंध बोधक, कहीं पर समुच्चय बोधक, कहीं पर विस्मयादि बोधक। तो ऐसे शब्द हमारे वाक्य में प्रयोग होते हैं जो पद बन जाते हैं। तो देखिए इनका किस रूप में प्रयोग हुआ है, ये किससे जुड़े हैं, कैसे इन्हें प्रयोग किया गया है, ये सारा स्पष्ट करना, इनका परिचय देना, यही पद परिचय में किया जाता है। किसी पद का परिचय देने के लिए उस शब्द अथवा पद का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, कर्ता आदि के संबंध का परिचय दिया जाता है। जैसे प्रत्येक पद को अलग अलग करना चाहिए, प्रत्येक पद का प्रकार बताना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने बहुत ध्यान रखनी है जब आप पद परिचय करते हैं। वाक्य में उसका दूसरे पदों से संबंध भी बताना चाहिए कि उसका दूसरे पदों से क्या संबंध है। वाक्य में उसका कार्य भी बताना चाहिए, वो क्या काम कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए संज्ञा भेद। तो संज्ञा शब्द का अगर हम पद परिचय कर रहे हैं किसी भी संज्ञा शब्द का, तो हम सबसे पहले उसका भेद बताएंगे कि वह जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। फिर हम उसमें देखेंगे कि उस संज्ञा शब्द में लिंग क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। फिर उसमें देखेंगे कि वचन क्या है, वचन एक वचन है या बहुवचन है। कारक देखेंगे 8 कारकों में से कौन सा कारक उस शब्द में है। फिर क्रिया तथा अन्य शब्दों से उसका क्या संबंध है। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल लिए यहाँ पर आपको बताया था हल्का सा कि राम पढ़ता है। तो राम शब्द क्या है, संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है, नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और पुल्लिंग है, एक वचन है और इसका पढ़ना क्रिया से संबंध है। तो यहाँ पर दिया गया है नीचे देखिए, क्रिया अथवा तथा अन्य शब्दों से उसका संबंध, तो उसका राम का पढ़ना क्रिया से संबंध है। इस तरह से हम इसको परिचय इसका बताएंगे। और संज्ञा
का परिचय बताने के लिए, संज्ञा शब्द का परिचय, पद का परिचय बताने के लिए आपको संज्ञा की जानकारी होनी चाहिए कि संज्ञा के कितने भेद हैं, किस तरह से कौन सा शब्द किस संज्ञा में आता है, जातिवाचक है तो कौन सा शब्द आता है, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको संज्ञा भी पढ़ना पड़ेगा। तो संज्ञा प्रकरण आप पढ़ेंगे। उदाहरण देखिए, यहाँ पर दिया है गौरव हास्य की एक पुस्तक पढ़ता है। तो गौरव क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। हास्य क्या है, हंसना, हास्य भाववाचक संज्ञा है, हास्य से हंसी बनेगा, तो हास्य एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग भी है, एक वचन है और संबंध कारक है क्योंकि इसमें की विभक्ति लगी है। उसके बाद है पुस्तक, क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो ये हो गया कर्म कारक। जातिवाचक संज्ञा हो गई पुस्तक, क्योंकि पुस्तक का नाम नहीं दिया गया है, खाली पुस्तक लिखा गया है, तो जातिवाचक संज्ञा और स्त्रीलिंग और एक वचन और कर्म कारक। तो इस तरह से अलग अलग शब्दों का अलग अलग परिचय दिया गया है। समझ में आया? तो इसी तरह इसी को हम कहते हैं पद परिचय। तो ऐसे ही संज्ञा का पद परिचय हम इस तरह से करते हैं। ऐसे हम सर्वनाम शब्द का भी पद परिचय करते हैं। देखिए सर्वनाम, इसका सबसे पहले हम भेद लिखेंगे, कौन सा सर्वनाम है। अब भेद आप तभी लिख पाएंगे जब आपको सारे सर्वनाम की जितने भेद हैं सबकी जानकारी होगी, आप पहचानना जानोगे। तो इसके लिए आपने सर्वनाम पढ़ना पड़ेगा। तो लगभग पद परिचय में आपको अधिकतर ग्रामर पोर्शन पढ़ना पड़ता है। तो अब आप सर्वनाम को भी देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और किस भेद में किस तरह के शब्द आते हैं। उसके बाद जैसे संज्ञा में आपने लिंग बताया, वैसे लिंग यहाँ भी बताएंगे, वचन, कारक और अन्य शब्दों से उसका संबंध। तो मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, इसमें मैं भी सर्वनाम है, तुमसे भी सर्वनाम है और कुछ भी सर्वनाम है। ठीक है, तो इन सब का यहाँ पर परिचय बताया गया है। देखो, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है ये, और उत्तम पुरुष है अर्थात फर्स्ट पर्सन अपने लिए प्रयोग हुआ है, और एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। ऐसे ही तुमसे शब्द क्या है, पुरुषवाचक है और मध्यम पुरुष है, सामने वाले से बात हो रही है। ये तुमसे शब्द स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी, तो इसलिए हम दोनों लिख देंगे यहाँ पर। दोनों लिंगों में हम तुमसे ही प्रयोग करेंगे। हम लड़की से बात करेंगे तब भी तुमसे लिखेंगे, बोलेंगे, और लड़के से बात करेंगे तब भी तुमसे ही प्रयोग करेंगे। तो इसलिए दोनों लिंगों में यह शब्द एक समान रहता है, और एक वचन है और करण कारक है। ठीक है, और वैसे ही कुछ शब्द है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया और पुल्लिंग हो गया, एक वचन और कर्म कारक। तो इस तरह से हम सर्वनाम का क्या करते हैं, पद परिचय बताते हैं। तो सर्वनाम के पद परिचय के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, यहाँ ऊपर दी गई हैं। भेद सबसे पहले आपने बताना है, सर्वनाम का कौन सा भेद है उस शब्द में। फिर हमने लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक और अन्य शब्दों से उसका संबंध बताना है। तो ये जो फ्रेमिंग है, संज्ञा की फ्रेमिंग, सर्वनाम की फ्रेमिंग, आगे आप पढ़ोगे विशेषण की फ्रेमिंग की विशेषण में क्या क्या स्टेप, क्या क्या परिचय देने पड़ते हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ का परिचय देने के लिए एक फ्रेम तैयार कर लेते हैं। हम सबसे पहले तो लिखते हैं नाम, नाम के आगे हम डैश करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं कक्षा, कक्षा के आगे डैश हो जाता है, फिर रोल नंबर, रोल नंबर के आगे डैश, उसके बाद स्कूल का नाम, उसके आगे डैश। तो ये एक फ्रेम तैयार हो गया हमारा परिचय देने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ भी फ्रेम हो रहा है। सर्वनाम का परिचय देने के लिए हमने क्या करना है, सर्वनाम का भेद डैश कौन सा है वो लिखेंगे आगे, उसके बाद लिंग डैश, फिर वचन डैश, फिर कारक डैश। इस तरह से हमने इसके भेदों को इसकी परिचय के लिए भी हमें ये फ्रेमिंग तैयार होनी चाहिए और ये आपको याद होनी चाहिए। ऐसे ही विशेषण के लिए भी है। विशेषण का भेद सबसे पहले आप बताएंगे, अगर विशेषण शब्द है तो कौन से भेद में है, गुणवाचक में है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक। उसके बाद लिंग, वचन, कारक और विशेषण के अनुसार किस विशेष्य की विशेषता बता रहा है, क्योंकि विशेषण क्या होता है, किसी एक विशेष्य की विशेषता बताता है। तो उस विशेष्य को भी आपने मेंशन करना है कि इस विशेष्य की विशेषता बता रहा है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मेरे बगीचे में 2 नीले फूल हैं। तो 2 शब्द संख्यावाचक विशेषण है और निश्चित है, निश्चित संख्यावाचक है, और उसके बाद फूल की विशेषता बता रहा है, फूल शब्द की विशेषता बता रहा है, ये फूल विशेष्य है ना। वैसे नीले गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन है और पुल्लिंग है। तो यही चीज़ ऊपर भी आएगी, 2 नीले अर्थात बहुवचन और पुल्लिंग। तो ये फ्रेमिंग किसकी हो गई, विशेषण की हो गई। ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी और विशेषण भी साथ में आपने पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही क्रिया है, अब क्रिया की फ्रेमिंग है यहाँ पर। क्रिया भेद सबसे पहले अकर्मक है या सकर्मक, फिर धातु अर्थात किस धातु, वो धातु क्या है, फिर वाच्य, वाच्य आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। वाच्य कौन सा वाच्य है, कर्त है, कर्म है या भाववाच्य है। काल कौन सा है, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। ठीक है, ये भी आपने बताना पड़ेगा। लिंग कौन सा है,
पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, कर्ता, कर्म आदि से संबंध है। तो क्रिया के लिए ये सारी चीज़ें आपने जानकारी आपको उस शब्द के बारे में होनी चाहिए। जैसे जब वह स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी चल रही थी। पहुंचा शब्द क्या है? अकर्मक क्रिया है, ठीक है, और सामान्य भूतकाल है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्तवाच्य है, क्योंकि वह के अकॉर्डिंग पहुंचा शब्द है, वह सर्वनाम शब्द है तो ये करता है, इसी के अकॉर्डिंग पहुंचा शब्द का प्रयोग हुआ है। तब गाड़ी चल रही थी, तब अब गाड़ी क्या चल रही थी? गाड़ी। तो ये गाड़ी क्या हो गई? ये सकर्मक क्रिया हो गई और गाड़ी चल रही थी, गाड़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिया चल रही है। तो चल रही थी सकर्मक क्रिया हो गई, अपूर्ण भूतकाल, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्तवाच्य, संयुक्त क्रिया भी इसमें शामिल है। क्यों संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब मुख्य क्रिया के साथ और भी क्रियाएं जुड़ती है तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो इस तरह से क्रिया का क्या है, ये फ्रेमिंग है, ऐसे क्रिया के शब्द, क्रिया के पद का क्या है, परिचय देना है। तो ये चीज़ें आपको सब पढ़नी पड़ेंगी। अगला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण भेद, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक एवं परिमाणवाचक, 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। तो इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है, ये भेद आपने पढ़ना पड़ेगा, और उस क्रिया का निर्देश जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें 2 स्टेप आपके हैं, 2 चीज़ें हैं। एक तो आप क्रिया विशेषण का भेद बताएंगे, दूसरा क्रिया विशेषण क्या काम करता है, किसी क्रिया की विशेषता बताता है, तो उस क्रिया को आपने मेंशन करना पड़ेगा। जैसे जब खाओ, तो जब क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है और ये खाओ क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इसमें केवल 2 स्टेप होते हैं आपके क्रिया विशेषण में, ठीक है। कम खाओ, कम बोलो, सॉरी, जब खाओ कम बोलो, तो कम परिमाणवाचक हो गया क्रिया विशेषण, और बोलो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से क्रिया विशेषण की फ्रेमिंग चलेगी। और उसके बाद है संबंध बोधक। जिन पदों अथवा उपवाक्यों का संबंध बताया जाता है वह संबंध बोधक में आ जाते हैं। जैसे उदाहरण है, वह खुशी के मारे चीख पड़ा। तो खुशी के मारे क्या है, संबंध बोधक है, काके की लगता है इसके साथ। तो के मारे कारणवाचक है। अगर हम इसमें प्रश्न पूछें, वह क्यों चीख पड़ा, तो हम कहेंगे वह खुशी के मारे चीख पड़ा। तो कारण बताएंगे कि उसके चीखने का, उसके चिल्लाने का क्या कारण था। तो ये कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय हो गया। ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप इनका भी पद परिचय बता पाओगे। और संबंध क्या है, खुशी है। किससे संबंध स्थापित कर रहा है, ये खुशी से, ठीक है। इसके बाद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक कंजक्शंस को कहते हैं। तो ये भेद बताएंगे पहले आप, संयोजक और विभाजक। एक तो जोड़ते हैं और एक तोड़ते हैं। तो जोड़ने वाले शब्दों अथवा वाक्यों का निर्देश भी बताएंगे। वह आया और मैं चला गया। तो समुच्चय बोधक ये समानाधिकरण है। तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कि कौन सा भेद है, किस तरह से ये बताया जा रहा है। विस्मयादि बोधक भाव। विस्मयादि बोधक आप हर जगह पढ़ते हैं। इसका पहले आप भाव बताएंगे। भाव क्या बताएंगे कि जो शब्द है वो हर्ष, खुशी प्रकट कर रहा है, दुख प्रकट कर रहा है, घृणा प्रकट कर रहा है, भय प्रकट कर रहा है, आश्चर्य कर रहा है, क्रोध कर रहा है, क्या वो प्रकट कर रहा है, उस शब्द का वो भाव आप बताएंगे। जैसे उदाहरण के लिए, आहा कितना सुंदर दृश्य है। तो आहा विस्मयादि बोधक है और हर्ष सूचक है, अर्थात प्रसन्नता, खुशी को ये प्रकट कर रहा है। तो इतना ही इसमें देना होता है आपने। तो आपके जो क्रिया तक के पद परिचय हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेमिंग वाले हैं। और उसके बाद आपके क्रिया विशेषण से संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इनमें केवल 2 चीज़ें आपने बतानी है। आपने इनको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और कोई भी डाउट्स होंगे तो आप पूछ लेंगे।